ये सबसे अच्छा फार्मूला है कि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत आसान है। एडल्ट के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है और छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ये कि उनको वो इन्वायरमेंट दे दिया। हम उनको ये कहेंगे कि उनको कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वो फोकस होते हैं फिर वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को। सारे बच्चों का ब्रेन एक जैसा होता है। सबसे पहले सारे बच्चे जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक, तो सारे जीनियस होते हैं। फैमिली का इन्वायरमेंट क्या है, मदर ने किसको कितना टाइम से सिखाना शुरू कर रखा है, ये नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ में खास मेहमान मिसेस रितु कश्यप जी, जो कि एक पेरेंट कोच हैं और लगभग हजारों लाखों बच्चों के पेरेंट्स को वे कोच कर चुकी हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से वे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं माता पिता की हैं या इंडिविजुअल बच्चों की हैं, उन सभी को लेकर वे गाइड करती हैं। तो आज आपके इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी वो कुछ की तो ज़्यादा होती है, कैचिंग पावर ज़्यादा, कुछ की कम होती है। तो हम कैसे इस तरह से बैलेंस करें कि हम लैंग्वेज जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? सर, इसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत आसान है जी। एडल्ट के ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल है और छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ये कि उनको वो इन्वायरमेंट दे दिया जाए। जी। तो जब इन्वायरमेंट मिलता है किसी को भी, आपको या मुझे भी कोई इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम सीख जाते हैं उन चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स का सवाल आता है कि मैम इंग्लिश बच्चों को कैसे सिखाएं अर्ली एज में, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि बच्चा कार्टून देखता है, बच्चा कुछ भी अपना स्पिरिचुअल देखता है कार्टून में, एनिमेशन में, आप उसको वो इंग्लिश में लगा के दीजिए, क्योंकि जो उतने शॉर्ट सेंटेंस होते हैं और इतना इजी टू वे होता है उनका बोलने का, उनका कम्युनिकेशन, कि वो बहुत कैची होता है। और डेफिनेटली जब बच्चा देखेगा, डेली का एक रूटीन उसका रहेगा, 1 घंटा उसने देखना है और इंग्लिश में ही देखना है, उसके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उसको ग्रेस्प करने लगेगा। धीरे धीरे उसको वर्ड्स मिलेंगे और जब वो वर्ड्स मिलेंगे, स्कूल जाएगा, कहीं जाएगा, तो वो उसी लैंग्वेज को बोलेगा। नहीं, ये तो मैंने देखा है। मेरी बिटिया है, आज वो 14 साल की है, तो मोस्टली जब वो 6-7 साल की थी तभी से उसने इंग्लिश कार्टून, जैसे आपने बताया, बिल्कुल एग्जैक्टली सही प्रैक्टिकल आपने बताया है। और आज वो अच्छी तरह से हाई लेवल के जो इन्फ्लुएंस इंग्लिश है उसको समझ लेती है, एक्सेंट में बात करती है। हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा। जैसे बच्चों की, कुछ बच्चे लेट लर्नर होते हैं जी, कुछ जल्दी लर्नर होते हैं, मतलब जल्दी सीख ले। तो जो लेट लर्नर बच्चे होते हैं उन्हें हम किस तरह से टैकल करें? देखिए सर, हम बच्चे हमेशा 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं फास्ट लर्नर, एक होते हैं एवरेज लर्नर, जितना सिखाया उतना सीख लिया, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं। एक होते हैं स्लो। जो स्लो होते हैं उनको ब्रेन में देर से मैसेज पहुंचते हैं, या हम उनको ये कहेंगे कि उनको कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब वो फोकस होते हैं फिर वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को सीखते हैं। जो स्लो लर्नर होगा वो अगर एक बार कोई चीज़ सीख गया वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। एक्सीलेंट वाला एक बार को भूल सकता है क्योंकि उसने फास्ट ग्रैस्प किया है। तो इसमें बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे आप मेमोरी गेम होता है, मेमोरी शार्प करने के लिए बास्केट लें आप, उसमें 7 आइटम कुछ भी डालें और उसको 1 मिनट दिखा के बच्चे को सारे आइटम दिखाना है, 1 मिनट में इंट्रोड्यूस करना है, उसको हाइड करना है और फिर आपको बच्चे से पूछना है कि कितने आइटम थे, कौन कौन से आइटम थे। तो बच्चे ने जो देखा है उसको वो आंखें बंद करके एक डीप ब्रीथ करके जब रिकॉल करेगा, एक तो मेमोरी शार्प होगी और थोड़ा सा जो अगर लेजीनेस भी है तो वो दूर होगा, उसका फोकस बहुत ज़बरदस्त होगा क्योंकि उसको याद करना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या देखा था। बेशक चीज़ें आगे पीछे बोल सकते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्यूरेट जिस सिस्टम से आपने दिखाया उस सिस्टम से भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह के गेम है। 3 पीरियड लेसन है, कोई भी चीज़ आइटम आप कहीं भी छुपा सकते हैं और बच्चों को बोलना है इतने सेकेंड के अंदर आपको वो फाइंड आउट करना है। तो एक तरीके से ये फन एक्टिविटी भी है और बच्चा फन के साथ साथ लर्न भी कर रहा है। तो छोटे
बच्चों को अक्सर अगर कुछ सिखाना है तो हमको उन्हीं के सिस्टम से, उन्हीं के तरीके से सिखाना है, क्योंकि वो खेल में जो सीखेंगे वो एक जगह बैठ के नहीं सीख सकते सर। अच्छा, कुछ जैसे देखते भी हैं कि जो एक माइंड की कैपेसिटी है या माइंड का लेवल है या बुद्धि का जो स्तर है वो कम ज़्यादा स्तर से, अब मुझे तो पता नहीं होता है या नहीं है, ऐसा मानते भी है जनरली, हम स्कूल में भी देखते हैं, लेकिन भाई गॉड ने तो सभी को माइंड की जो एक तरह से वेट में, प्रॉपर में, उसमें सब दिया है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा कारण भी होता है कुछ लॉजिकली कि भाई बच्चा लेट लर्नर है, या इसके पीछे कुछ फैक्ट होता है? सर सारे बच्चों का ब्रेन एक जैसा होता है। सबसे पहले सारे बच्चे जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक, तो सारे जीनियस होते हैं। फैमिली का इन्वायरमेंट क्या है, मदर ने किसको कितना टाइम से सिखाना शुरू कर रखा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। मदर कितनी एक्टिव है, अगर मदर एक्टिव है तो बच्चा एक्टिव होगा, अगर मदर आलसी है तो बच्चा आलसी होगा। अगर मदर उसको टालने वाले काम से सिखाती है कि चलो पहले मैं अपने काम निपटा लूं बाद में सिखाती हूं, तो वो बच्चा फिर स्लो लर्नर के नाम से आप और हम उसे जानते हैं। बच्चे सारे एक जैसे होते हैं। देखते हैं कि बच्चा जो है ना वो फैमिली को देखकर या वातावरण को, एटमॉस्फेयर को देख के ज्यादा सीखता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 7-8 साल हैं वो बच्चा टोटली इन्फ्लुएंस रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, 100% इन्फ्लुएंस रहता है, तो वो उन्हीं को देख के सीख रहा है। बच्चों का ब्रेन जस्ट एक स्पॉन्ज की तरह होता है, वो हर आस पड़ोस की चीज को एब्जॉर्व कर रहा है, स्पेशली पेरेंट्स की पर्सनैलिटी को जी। तो ये चीज है सर। अच्छा, जैसे हम मदर की बात करें तो मदर क्या है, अपने इमोशनल जो चीज़ें हैं या उसको दबा कर रखती हैं, वो बाहर नहीं बता पाती, शेयर नहीं कर पाती। तो एक तरह से ये इमोशनल जो बैगेज जो आज एक टर्म बनी हुई है, आप इसको हम कैसे समझे और कैसे इससे बाहर निकल के आए? इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि सर हमारे इंडिया में क्या होता है, मैं बहुत देख रही हूँ और रोज़ के हमारे पास केसेस आते हैं कि लड़का और लड़की की जो पेरेंटिंग है ना, हम कितना भी कह लें कि इक्वल करते हैं, एक ही मदर कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होते हैं, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और उस तरह से जब हम इसको लेके चलते हैं तो सपोज अगर भाई है घर में तो उसको समझाया जाता है ये भाई के लिए रख दो, अच्छा भाई को पानी दे दो, अच्छा पापा ऑफिस से आए हैं पानी दे दो। बेटे को नहीं कहा जाता कभी भी कि पापा ऑफिस से आए हैं आप पानी दे दो, पापा की ये ट्रे ले जाओ, नहीं, कोई घर में गेस्ट आएगा बेटियों को बोला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके बेटियों में कैरी फॉरवर्ड होता है कि मेरा यही काम है, बेशक मैं पढ़ रही हूँ, मैं जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन घर के काम मुझे संभालने हैं, चीज़ें मुझे मैनेज करनी है, ठीक। फिर उसके अलावा क्या होता है, कई बार मन में ऐसी चीज़ें रह जाती हैं, जैसा कि आज हमने बच्चों के मन की बात टीनेजर प्रोग्राम किया, तो ये जो बच्चों के जो मन में सवाल थे, अगर आज हमने इनको नहीं लिया होता तो ये इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल बैगेज के नाम से आफ्टर मैरिज इनके निकल के आते, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते। कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ चीज़ें सपोर्ट है लेकिन हम वहाँ पे वो हमारे आस पड़ोस में चीज़ें नहीं, हम नहीं सीख पा रहे हैं, कई बार हमें नहीं अलाउ किया जाता आगे जाके पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, या कई बार अगर अलाउ भी करते हैं तो कुछ एक गलती अगर हमसे कभी टीनेजर टाइम पे ऐसी हो गई है कि हमारे पेरेंट्स कभी हम पे फिर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो वो हमें आगे वो चीज़ नहीं करने देते कि अकेले नहीं भेजेंगे, अकेले नहीं पढ़ना है, अकेले नहीं रहना है जाके। और फिर हस्बैंड भी अगर ऐसा मिल जाए कि भाई जो भी तुमने माँ बाप के घर किया अब यहाँ पे तरीके से चलना पड़ेगा, तो वो फिर इमोशनल बैगेज के तौर पे जो मन पे बोझ इकट्ठा होता है। और जब आफ्टर डिलीवरी एक बच्चा जन्म लेता है और माँ उस टाइम अपने शरीर की जो फिजिकल उसकी फिटनेस है वो ख़राब हो रही है, ठीक है, मोटे हो जाते हैं, वो इग्नोरेंस झेलती हैं, वो पोस्टमार्टम जो उस टाइम पे स्ट्रेस झेलती है, कहीं ना कहीं वो फिर बच्चे के साथ नींद पूरी ना होना, हर 1 घंटे में बच्चे का भूखा होना, घर के काम करना, क्योंकि 40 दिन तक आराम मिलता है, उसके बाद फिर आपको आपके काम करने होते हैं, ठीक है। अगर आप वर्किंग है तो 6 महीने बाद आपको बैक टू वर्क जाना है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीज़ों की, तो ये कहीं ना कहीं जो इकट्ठा होता रहता है ना, और वो भावनाएं जो हम व्यक्त नहीं कर पाते, इवन हमारा पार्टनर भी हमको सुनने को तैयार नहीं
नहीं है। तो फिर ये इमोशनल बैगेज के तौर पे ये ट्रॉमा बहुत भयंकर, क्योंकि डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेज ही है अगर इसको क्योर ना किया जाए, सुना ना जाए। तो जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपकी वाइफ आपसे कुछ कहना चाहती है तो प्लीज अपने सारे काम छोड़ के ना 10 मिनट उसे सुनिए। तो इसमें मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आप बताइए कि इससे बाहर कैसे निकले। इससे बाहर निकलना है, आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट लगेगा। आपको बैठ के 1 घंटा उनको देना है, बात करनी है। आप कुछ भी बात कर सकते हैं, आप चाय भी पी सकते हैं खाली बैठ के। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि वाइफ की नींद पूरी नहीं हो रही है तो उनको नींद दें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्लस पेरेंटिंग को हम कैसे जोड़ कर रखें घर के माहौल को सही बेहतर करने के लिए? इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी सर लास्ट में, कि जितना हो सकता है प्यार से रहिए। नाराज़गी है बैठ के दूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई मिसकम्युनिकेशन आपस में हो गया है या कहीं से कुछ आपको सुनने को मिला है हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के लिए, या बच्चे की वजह से कोई प्रॉब्लम आप लोगों के रिश्ते में आ रही है, तो बस बैठ के बात जरूर कीजिए। यही बच्चों को भी सिखाया है कि अपनी बात को रखना जरूर है, क्योंकि जब बात रखेंगे तो मे भी हो सकता है कि पेरेंट्स के लिए अगर मैं स्पेशली कहूँ तो दोनों ही सही होते हैं। मैं इधर से 6 देख रही हूँ, वो उधर से 9 देख रहे हैं, बस जगह एक दूसरे की चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी फिर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमने इनसाइड टॉक्स के पॉडकास्ट पर मिसेज रितु कश्यप जी से बात की, जो कि पेरेंटिंग कोच है, परवरिश की पाठशाला जो है उसकी फाउंडर हैं, और बड़ा अच्छा लगा बात करके। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें, कैसे पॉजिटिव पेरेंटिंग को लेकर, बच्चों की परवरिश को लेकर हमने बात की। तो इसी तरह की जो इनसाइड टॉक्स पर चैनल्स पर सीरीज देखने के लिए आप इनसाइड टॉक्स को चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैम रितु मैम का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।